गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज जो ये क्लास हो रही है ये आपके कॉलेज के क्लासरूम से ही मैं ले रहा हूँ, क्योंकि स्टाफ को बुला लिया गया है कॉलेज में। यहीं से जो है हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में, और मैप भी मैंने आपको दिखाया था और उसमें कुछ जगहों के नाम भी मैंने आपको दिखाए थे। तो हम इटली के एकीकरण या यूनिफिकेशन के पहले चरण को पढ़ रहे हैं, और उसमें मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे। एक तो फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका, नेपोलियन के जो कार्य थे, और वियना कांग्रेस के जो निर्णय थे। आप जानते हो कि वियना कांग्रेस के अंतर्गत जो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के कार्यों के फलस्वरूप जो इटली में एकीकरण की भावना जागृत हो रही थी, वियना कांग्रेस में उस पर पानी फेर दिया गया। और किस तरह से आपने देखा कि ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम कर दिया गया, और किस प्रकार से जो है इटली को फिर से बांट दिया गया, उसको 100 साल पीछे धकेल दिया गया। तो इन सब बातों के बाद जो अगला कारण बनता है, या अगला पॉइंट है इस चरण का, वो है इटली का आर्थिक विकास। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में इटली का बहुत आर्थिक विकास हुआ। आप जानते हैं यूरोप के सभी देशों में औद्योगिक क्रांति फैल रही थी, और आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास ने इटली के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य किया। बहुत से विद्वान, बहुत से लेखकों ने इटली का ध्यान आर्थिक सुधारों की ओर आकर्षित किया। जैसे फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने इटली के विकास को बहुत प्रभावित किया था, आर्थिक विकास को। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा जो दक्षिण के 2 सिसिली राज्य कहलाते थे ना, मैंने आपको दिखाए थे दक्षिण इटली में नेपल्स और सिसिली, सबसे ज़्यादा इन पर प्रभाव पड़ा। और नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान इटली में बहुत से भूमि संबंधी सुधार भी किए। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नेपोलियन ने इटली पर अधिकार करके और इटली का राजनीतिक एकीकरण किया था। उसने किसानों को पट्टे पर भूमि प्रदान की, यानी विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, और सामंत जो हुआ करते थे उनसे सभी प्रकार के जो भू स्वामित्व अधिकार होते थे वो उसने छीन लिए थे। और इटली का ये जो भू संबंधी परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि 1815 के पश्चात किसानों को एक नया आधार जो है प्रदान किया गया। बहुत से जो वियना कांग्रेस के दौरान जो सामंत थे, वो भू संबंधी अधिकारों को वो पुनः दिलाने में असफल रहे थे। और 1815 के पश्चात तो पूंजी पर आधारित कृषि विकास ने इटली के लोगों में एक नई आर्थिक चेतना जागृत करने का कार्य किया। इटली का औद्योगिकरण हुआ। जैसे आप जानते हैं कि 1760 से 1780 के लगभग इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी। इसी प्रकार से इंग्लैंड के पश्चात अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति फैली, इटली में भी आई। और इटली में औद्योगिकरण से क्या हुआ कि एक नए वर्ग का विकास हुआ, नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। इस नए पूंजीपति वर्ग का प्रचलित रूढ़िवादियों से संघर्ष हुआ, और इसके कारण फिर 1848 में जो है श्रमिक आंदोलन भी आरंभ हुए, और इटली के एकीकरण का एक वातावरण उत्पन्न हुआ। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। तो आर्थिक जो गतिविधियां थी, या जो आर्थिक विकास था इटली का, इसने भी इटली में
एकीकरण के प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो हम कारण मान सकते हैं प्रथम चरण में ही, वो है पुनर्जागरण आंदोलन। देखिए, ये आपने ज़रूर सुना होगा कि यूरोप में जो पुनर्जागरण आंदोलन आरंभ हुआ, उसका आरंभ इटली से ही हुआ। इटली में फ्लोरेंस नामक एक स्थान से रेनेसां या पुनर्जागरण आंदोलन आरंभ हुआ था। अब पुनर्जागरण क्या था? पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसमें व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, जो उसके अंदर शक्तियां हैं, वो फिर से जागृत हुई। इस विचारधारा के अंतर्गत बहुत सी बातें आती हैं। इसमें स्वाधीनता भी आती है, इसमें स्वतंत्रता भी आती है, इसमें संवैधानिक अधिकारों की भी बात आती है। तो इसके लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, और क्योंकि पुनर्जागरण की जन्मस्थली इटली ही था, तो पुनर्जागरण के जो विचार थे वो इटली के लोगों में फैले। इटली के लोग इससे जागृत हुए। उनके अंदर स्वतंत्रता, स्वाधीनता और संवैधानिक अधिकारों के लिए जो है एक चेतना जागृत हो गई, जिसके कारण इटली के एकीकरण के प्रयास आरंभ हो गए। तो पुनर्जागरण आंदोलन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इटली में एकीकरण लाने में। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इटली के एकीकरण में 3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही, और वो थे मैज़नी, कैवूर और गैरिबल्डी। तो हम बात करते हैं मैज़नी की। तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में मैज़नी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। मैज़नी कौन था? मैज़नी एक इटली का क्रांतिकारी था, जिसका जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ था। मैंने कल आपको मैप में जेनेवा दिखाया था। उसके जो पिता थे वो जेनेवा में चिकित्सक थे, शारीरिक विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। बचपन से ही मैज़नी ने इटली की एकीकरण का स्वप्न देखा था। उसका एक सपना था कि इटली को एक करना है किसी भी प्रकार। और आप जानते हो कि 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था, वियना में जो सम्मेलन हुआ था, नेपोलियन की हार के पश्चात जब यूरोपीय राष्ट्रों ने यूरोप का पुनर्गठन किया था, तो जेनेवा को, जहाँ पर मैज़नी रहता था, मैज़नी का जन्म स्थान था, जेनेवा को पीडमोंट के अधीन कर दिया गया था। तो उस समय मैज़नी केवल 10 साल का था। 1820-21 में सरकार ने कार्बोनरी संस्थाओं पर जो अत्याचार किए, कार्बोनरी गुप्त संस्था हुआ करती थी इटली में, जो कि इटली के एकीकरण के लिए कार्य कर रही थी, गुप्त संस्था हुआ करती थी। तो उस पर जो अत्याचार किए, उस कार्बोनरी संस्था पर, इसका मैज़नी के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। मैज़नी ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के लेखकों को पढ़ा, बहुत से ग्रंथ पढ़े। उसने बहुत से कवियों को पढ़ा, दांते विचारक को, शेक्सपियर कवि उसको पढ़ा, बायरन को पढ़ा, लॉर्ड बायरन, ठीक है। और इनके लेखों का प्रभाव भी मैज़नी के जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ा। 1830 में एक क्रांति हुई इटली में। यूरोप में 1789 की क्रांति तो फ्रांस में हुई थी। 1830 और 1848 में भी रेवोल्यूशंस हुए थे यूरोप में। तो 1830 की जो क्रांति हुई, उसमें मैज़नी ने भाग लिया। लेकिन जब क्रांति असफल हो गई तो उसे बंदी बनाकर जो है रख लिया गया, और फिर उसको इटली से भी निष्कासित कर दिया गया। 1831 में वो फ्रांस चला गया, और फिर उसने ये अनुभव किया कि अगर इटली एकीकरण चाहता है, अगर इटली का एकीकरण होना है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी युवाओं की। तो 1831 में उसने यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की, यंग इटली सोसाइटी।
तो इस संस्था ने राष्ट्रीय आंदोलन में कार्बोनरी संस्था का स्थान ले लिया। जो पहले कार्बोनरी संस्था हुआ करती थी ना, जिसके सदस्यों को दबाया गया था, अत्याचार किए गए थे, तो उसी प्रकार की ये संस्था यंग इटली के नाम से प्रसिद्ध हुई। और आप ये देखिए कि इस संस्था के प्रति नवयुवकों का आकर्षण बढ़ने लगा। 1833 तक यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 से भी ज़्यादा हो गई। और ये ऐसे देशभक्त तैयार हो गए जो कि अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। ये इटली के नवयुवक थे। लेकिन ये संस्था जो है, ये खुलेआम काम करने वाली संस्था नहीं थी। ये वास्तव में एक गुप्त संस्था थी। इट वॉज ए सीक्रेट सोसाइटी। यंग इटली सोसाइटी वॉज ए सीक्रेट सोसाइटी। अंडरग्राउंड काम करते थे। सरकार की खिलाफत उस समय ये आसान नहीं थी, तो इसको अंडरग्राउंड काम करना पड़ता था। इसके बाद हम बात करते हैं मेटरनिक और इटली की। देखिए, मेटरनिक आप जानते हैं, कल मैंने बताया था कि ही वॉज अ चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का शासक था एक तरह से। और वियना कांग्रेस के अनुसार इटली को ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जो कि बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, रिएक्शनरी था और बहुत ही रूढ़िवादी था। प्रतिक्रियावादी मतलब वो किसी को अपने खिलाफ कुछ भी नहीं करने देता था। रिएक्शनरी, जैसे हिटलर का नाम सुनते हो आप जर्मनी में, ऐसे ही ऑस्ट्रिया में मेटरनिक था। और क्रांतिकारी विचारों से तो उसको बहुत घृणा थी। वो भयंकर शत्रु था क्रांतिकारियों का। उसने जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया, उसने समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। उस समय जो इटली के सैकड़ों देशभक्त थे, जो इटली का एकीकरण चाहते थे, उनको उसने इटली से निष्कासित कर दिया। मेटरनिक के इन कार्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप लोगों को दबाते हैं, उतना ही फिर वो ज़्यादा विरोध करते हैं। तो उसकी प्रतिक्रियावादी नीति के फलस्वरूप इटली में बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन हुई थी। और उनमें मैंने आपको बताया कि एक कार्बोनरी सोसाइटी भी थी। मेटरनिक के दमन चक्र के बावजूद राष्ट्रीय निर्माण का कार्य जारी रखा गया। 1821 में ऑस्ट्रिया ने एक सेना भेजी और नेपल्स में जाकर उसने क्रांतिकारियों को बुरी तरह से उनका दमन कर दिया। नेपल्स में विद्रोह हुआ था 1821 में, लेकिन मेटरनिक ने एक सेना भेजकर वहाँ के विद्रोह को दबा लिया। और नेपल्स के पश्चात फिर पीडमोंट के जो राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने क्रांति को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तो ऐसी स्थिति में उसने अपना जो शासन था वो अपने भाई चार्ल्स फेलिक्स को दे दिया था। चार्ल्स ने ऑस्ट्रिया की सहायता से विद्रोहियों का दमन कर दिया। और इसी प्रकार से लोम्बार्डी और विनीशिया नामक स्थान पर जो विद्रोह हुए, उस समय की ऑस्ट्रिया सरकार के खिलाफ उन विद्रोह को भी दबा दिया गया। तो जब नेपल्स, पीडमोंट, लोम्बार्डी, विनीशिया जैसे जो स्थानों पर क्रांतिकारी विद्रोह हुए, जब उनको मेटरनिक ने दबा दिया, तो मेटरनिक की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो गई। और उसने अपनी सफलताओं पर गौरवान्वित होते हुए कहा था कि मुझे अच्छे दिनों के आगमन के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परमात्मा की यही इच्छा प्रतीत हो रही है और इस संसार का अंत ना हो। तो मेटरनिक जो है विभिन्न विद्रोहों को दबाने में सफल रहा था। इसके बाद जो अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है पोप की उदारवादी नीति। देखिए,
पोप ग्रेगरी 16 की मृत्यु के पश्चात पोप पायस नवम यानी पोप पायस 9 जो है अगला पोप बना इटली का। ये जो पोप था ये बहुत ही उदार और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये एक ऐसा पोप था जिसके जो अपने चरित्र और अपने स्वभाव से वो इटली के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर सकता था। उसे इटली के राष्ट्रवादियों से बहुत सहानुभूति थी और इसके लिए उसने खुद ही पहल की। देखिए, पोप जो है वो ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। बहुत से जो सरकार ने राजनीतिक बंदी बना रखे थे वो उसने रिहा करवा दिए। पोप ने प्रशासन में भी काफ़ी सुधार किए और इन सब सुधारों से ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ये बहुत भयभीत हो गया। उसने उदारवादी शासन के विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय कर लिया। उसने ऑस्ट्रिया की सेना पोप के नगर फेरारा में भी भेज दी और मेटरनिक ने पोप पर यह दबाव डालने का प्रयास किया कि वो अपनी उदारवादी नीति को त्याग दें, लेकिन पोप ने इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। पोप हमेशा से इटली के राष्ट्रभक्तों के साथ बना रहा। दूसरी ओर पोप ने भी जो है अन्य कैथोलिक देशों से सहायता मांगी और चार्ल्स एल्बर्ट ने पोप को सहायता के लिए अपनी सेना भी भेज दी। तो यूरोपीय कैथोलिकों के विरोध के कारण मेटरनिक घबरा गया और उसने अपनी सेना पोप के नगर से वापस बुलवा ली। तो देखिए, मेटरनिक जब इस तरह से पोप के सामने असहाय हो गया तो इससे राष्ट्रवादियों का जो हौसला था वो बहुत बढ़ गया और एकीकरण की योजना को अंजाम देना उन्होंने शुरू कर दिया। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।